तो चलिए बच्चों, हम आ गए सामान प्रबंधन के चैप्टर 8 पर। तो चलिए हम अपने चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है पूंजीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूंजीकरण क्या है? एक व्यवसायिक संस्था में नियमित रूप से विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा को पूंजीकरण माना जाता है। पूंजी की कुल मात्रा को पूंजीकरण माना जाता है। गुथमैन और डगल के अनुसार पूंजीकरण स्टॉक और ब्रांड के बकाया मूल्य का योग है। सिद्धांत क्या है? पूंजीकरण की लागत सिद्धांत कहता है यह सिद्धांत संपत्ति द्वारा प्राप्त करने की लागत पर केंद्रित है। इसके तहत शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए किए गए खर्च को पूंजीकरण में शामिल किया जाता है। कमाई का सिद्धांत क्या कहलाता है? इसके तहत व्यापार की कमाई क्षमता को पूंजीकरण का आधार माना जाता है। इसके अनुसार फर्म की कमाई को पूंजी मूल्य का पूंजी की राशि माना जाता है। फर्म की जो कमाई है उसका पूंजीकृत जो मूल्य है उसे पूंजीकरण की राशि माना जाता है। इसके प्रकार देखते तो प्रकार में है कंपनी निरंतर प्रतिफल दर क्रम दर लाभांश देने की स्थिति में रहती है तो अति पूंजीकरण कहते हैं। अगर वह लाभांश दे रही है तो वह अति पूंजीकरण है। कारण क्या है इसके? अति पूंजीकरण के कारण है आय की प्रारंभिक अनुमान में त्रुटि। आय कभी कभार गलत हो जाती है तो वह ज़्यादा आय बताने लगती है। निम्न दर का पूंजीकरण हो या अधिक पूंजी का निर्गमन हो, स्फूर्ति काल में कंपनी का निर्माण हो या अधिक ब्याज का ऋण हो, तो इस कारण से पूंजी जो हो जाती है अति पूंजीकरण हो जाती है। अल्प पूंजीकरण क्या है? ग्रेस्टनबर्ग के अनुसार जब कोई उद्योग कुल पूंजी के अनुपात में लाभ की दर उसी प्रकार के अन्य उद्योगों की लाभ की तुलना में अप्रत्याशित रूप से अधिक हो या जब व्यवसाय चलाने में पूंजी बहुत कम हो तो वह अल्प पूंजी कहते हैं। तो यह है ग्रेस्टनबर्ग का मत। अब आते हैं अल्प पूंजीकरण की विशेषताएं। विशेषताएं हैं कंपनी की औसत आय विनियोजित पूंजी की तुलना में अधिक, लाभांश की ऊंची दर, अपर्याप्त पूंजी और आय अंशों का बाजार मूल्य पुस्तकों से अधिक होना। तो जब अधिक होती है मूल्य और लाभांश ऊंचा होता है, अपर्याप्त पूंजी होती है और जो पूंजी की तुलना है वह अधिक होती है कंपनी की औसत आय के अनुसार, तो वह क्या कहलाती है? अल्प पूंजीकरण कहलाती है। चलिए आगे आते हैं। अल्प पूंजीकरण के दोष क्या हैं? अंशधारियों का शोषण, अंशों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव, औद्योगिक संघर्ष, उपभोक्ता में असंतोष, अल्प ऋणों पर निर्भरता, करों के बोझ में वृद्धि। तो चलिए रोचक तत्वों पर आते हैं। WACC को कंपनी की पूंजी की लागत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। WACC का उद्देश्य इक्विटी और अभिमानी स्टॉक के अनुमान के आधार पर पूंजी संरक्षण की लागत निर्धारित करना है। तो चलिए आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि WACC क्या कहलाता है? WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिधारित आय एक आंतरिक स्रोत है। प्रतिधारित आय को छोड़कर निधि के अन्य सभी स्रोतों में पूंजी की स्पष्ट लागत होती है। समता अंश पूंजी की लागत से तात्पर्य उस प्रतिफल दर से है जिसका अंशधारकों को उनके निवेश के लिए भुगतान किया जाता है ताकि उनके द्वारा दिए गए जोखिम की भरपाई की जा सके। पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवसाय करता है। पूंजी की संरचना है उसका आशय स्थायी पूंजी से है। दीर्घकालीन पूंजी की मात्रा का निर्धारण पूंजीकरण कहलाता है। पूंजी संरचना का संकल्प कोपों स्कीम से होता है। वस्तु की प्रवृत्ति स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। अति पूंजीकरण होता है जब जब क्या होता है? अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से कम हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन 2 पर। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। कब की जाती है? अति लाभ पर और अनुमानित आय की दर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्न पूंजी संपत्ति नहीं है। क्या नहीं है? कच्चा माल भी नहीं है, घरेलू फर्नीचर भी नहीं है, निजी उपयोग के लिए कार भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
चलिए आते क्वेश्चन 4 पर। अति पूंजीकरण उत्पन्न होता है जब जब क्या होता है? जब होता है व्यवसाय का वास्तविक मूल्य अधिक। किससे अधिक? व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य से। निम्न पूंजी संपत्ति नहीं है। क्या नहीं है? व्यवसाय की ख्याति। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। समता अंशों के हस्तांतरण पर उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर मुक्त होता है यदि लेन देन पर निम्न कर लगता है। कौन सा कर लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। चलिए आते क्वेश्चन 7 पर। व्यवस्था की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? तो यह है सकल कार्यशील पूंजी के रूप में। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, कैसे होता है? पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। क्वेश्चन 9 है। आर्थर एस डिविंग के अनुसार निम्न में से कौन सा भाग वित्तीय योजना का मुख्य भाग नहीं है? तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर है विकसित वित्तीय योजना। चलिए आते हैं क्वेश्चन 10 पर। सरकारी प्रतिभूतियां दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है यदि करदाता की धारणा अवधि कम से कम कितनी हो? 12 माह से अधिक। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। निम्न पूंजी संपत्ति नहीं है। निजी उपयोग का मकान। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। पूंजी लाभ की गणना करने के लिए निम्न मदें घटना आवश्यक हैं। कौन सी आवश्यक हैं? उपरोक्त सभी। पूंजी बजटन का अर्थ है पूंजी व्ययों का नियोजन और नियंत्रण। पूंजी बजटन प्रक्रिया प्रारंभ होती है परियोजना की परिचालनात्मक जानकारी से। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। US 64 योजना की इकाई के हस्तांतरण का पूंजी लाभ कर मुक्त होगा यदि ये इकाइयां हैं। कौन कौन सी हो? अल्पकालीन और दीर्घकालीन। पूंजी लाभ योजना 1988 के अंतर्गत जमा कराया धन कितना होता है? कितने साल के लिए होता है? जमा कराया धन कितना होता है? वह होता है 24। तो इसमें आ सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी की पूंजी की भारित औसत लागत को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है? तो इसका उत्तर है कंपनी के लिए बाजार जोखिम प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। प्रतिस्थापना परियोजना में शुद्ध विनियोजन का आशय है। तो इसका उत्तर है संपत्ति की लागत पुरानी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। पूंजी का स्रोत है ऋण पत्र, अभिमान श्रेय और समता अंश तीनों। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सोलोमन इजरा ने पूंजी लागत को कहा है, क्या कहा है? पूंजी व्ययों कट ऑफ रेट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। वित्त के किस स्रोत में पूंजी का अंतर्निहित लागत होती है? किस स्रोत में होती है? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है प्रतिधारित आय। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऊंची पूंजी लागत प्रमाण है किसका है? व्यवसाय की आय कम है इसका है। अत्यधिक जोखिम का है, असंतुलित पूंजी का है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। पूंजी लागत की अवधारणा है क्या है? प्रत्यक्ष दर की और पूंजी की अवसर लागत की बात दोनों। लागत की दृष्टि से पूंजी के कितने स्रोत होते हैं? कितने स्रोत होते हैं? 4। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 25 पर। व्यवसाय में पूंजी मिश्रण के स्वरूप डैश कहते हैं। किसको कहते हैं? पूंजी संरचना को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। कौन सा पूंजी बाजार नए प्रतिभूतियों के निर्गमन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक पूंजी बाजार। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो इसका है देनदार, रोकड़ विक्रय और बैंक अधिविक्रय। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। निम्न में से अल्प पूंजीकरण के कारण हैं। तो कौन से कारण हैं?
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की नीति अपनाना, ये भी सही है। संपत्ति के विक्रय पर पूंजी लाभ कमाना, ये भी सही है। अंश पूंजी का प्रीमियम पर निर्गमन करना, ये भी सही। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।